आदाब अर्ज़ दोस्तों, हेल्थ और हम के इस प्रोग्राम में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। मेरा नाम है मोनिस अनवर। आज एक बड़ा अजीब व गरीब सवाल हमारे जहन में पैदा हो रहा है और इस सवाल का जवाब या तो कोई दांतों के डॉक्टर दे सकते हैं या फिर कोई आलिम दीन। इंसान जब पैदा होता है तो मुकम्मल पैदा होता है, यानी हाथ, पैर, आँखें, कान, नाक, बाल वगैरह, यहाँ तक कि नाखून तक भी साथ लेकर आता है, यानी ज़रूरत की हर चीज़ कुदरत उसे अता कर देती है। लेकिन सवाल यह है कि दांत जो सबसे अहम होते हैं वो क्यों बाद में निकलते हैं। और फिर कमाल की बात यह है कि इंसान को हर चीज़ एक ही बार मिलती है, मगर दांत हैं कि दो दो बार दिए जाते हैं। इब्तदा में आने वाले दांत जो झड़ जाते हैं, उसके बाद आने वाले ज़िंदगी भर साथ देते हैं। एक और दिलचस्प बात बताऊं आपको, इंसान के पास दांत ही ऐसी चीज़ है जो आते हैं तो तकलीफ़ के साथ और जाते भी तकलीफ़ के साथ। ऐसा क्यों? हमने आपसे पहले ही कहा है कि हमारे इन सवालों का जवाब या तो कोई डॉक्टर साहब दे सकते हैं या फिर कोई आलिम दीन। तो दोस्तों, खुशी की बात यह है कि आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ दांतों के मशहूर डॉक्टर जनाब प्रोफेसर सिराजुर रहमान साहब मौजूद हैं और आप आलिम दीन भी हैं। आप उस्मानिया गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज की इस मुलाकात में हम डॉक्टर साहब से दांतों की हिफाजत, उनकी बीमारियां और इलाज के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, मुनसिफ टीवी के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे हमने कहा कि जो मैंने सबसे पहले अपने उसमें इंट्रो में जिक्र किया कि ये दांत जो हैं अल्लाह ने हमें दो बार अता किए। एक बार जो हमारे बचपन के जो दांत होते हैं, ज़्यादातर लोगों के वो झड़ जाते हैं, फिर दोबारा जो दांत होते हैं वो ज़्यादातर लंबे वक्त तक साथ रहते हैं। तो ये इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए आप, फिर हम और सवालों की तरफ जाएंगे। बहुत उम्दा और गहराई और गिराई वाला सवाल है। यहाँ तो आपने रब्बुल आलमीन के वो फरमान को दोहराया है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है। साइंस कहती है ये एक आयत मुबारका पर हम कई अंबार किताबें लिख सकते हैं। एक सवाल आपका जो बहुत उम्दा है, पैदाइश के वक्त रब्बुल आलमीन हमें दांत नहीं देता और दूसरे आज़ा पूरे आ जाते हैं। तो दांत इसलिए नहीं दी जाती कि जो फूड हैबिट्स हैं, बच्चा जब पैदा होता है, कुरान कहता है कि रब्बुल आलमीन को माँ उसको 2.5 साल तक या 3 साल तक अपना खून पिलाती है, रादर दूध पिलाती, दूध की शक्ल में। जी। तो जब बच्चा माँ के दूध पर मुनहसर रहता है तो अल्लाह ताला माँ की मोहब्बत में कोई फ़र्क ना आ जाए। बच्चा जब शक करता है तो दांत की जो तेज़ी रहती है वो माँ को दूध देने में किसी किस्म की दिक्कत ना पहुँचाए, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे पैदाइश के वक्त दांत नहीं देते हैं। दूसरी अहम चीज़ क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो दांत पहले देता है, जिसको प्राइमरी टीथ या मिल्क टूथ या दूध के दांत कहा जाता है, तो वो दांत जो होते हैं जब एरप्ट होते हैं तब तक माँ उसका दूध छुड़ा दी होती है और बच्चे का हजमी निज़ाम जो सख्त चीज़ें चबाकर डाइजेस्ट करने वाला बन जाता है। जी। तो जब डाइजेशन करने वाला बन जाता है तो जब सख्त ग़िज़ा इस्तेमाल करने को होता है तो उसको चबाने की प्राइमरी सख्त सलाहियत अल्लाह ताला दूध के दांत से दे देते हैं। और दूध के दांत जब आते हैं तो दूध के दांत आते वक्त थोड़ी सी दिक्कत, चूँकि मसोड़े फाड़ कर आते हैं, जिसको बच्चे को थोड़ा सा डायरिया या मोशंस वगैरह होते हैं। दिस इज़ क्वाइट कॉमन व्हेन एवर एनी न्यू ऑर्गन कमिंग इनटू द बॉडी, इनटू द एग्जिस्टेंस। और उसके बाद जो प्राइमरी दांत गिरकर परमानेंट दांत आते हैं, तो प्राइमरी दांत न सिर्फ एरेप्ट होते हैं लेकिन परमानेंट दांत आने के लिए स्पेस भी मेंटेन करते हैं। बिल्कुल। जगह का तयन, परमानेंट दांत कहाँ आएगा और कैसे आएगा। अगर सीधा आना है तो प्राइमरी दांत भी हेल्दी होना
तब तक के परमानेंट दांत एरप्ट ना हो। जैसे सेंट्रल इंसिजाज होते हैं, ये सेंट्रल इंसिजाज जो दांत हैं, ये बीच के दांत, ये 6 साल की उम्र से 7 साल की उम्र में आते हैं। ठीक है। और ये फर्स्ट मोलार जो होता है ये भी 6 साल की उम्र में आ जाता है। तो तब तक ये जो दूध के दांत हैं उनको हेल्दी रहना ज़रूरी है, ताकि ये अपने मुकर्ररा मुकाम पर ही आकर एरप्ट हो जाएं। अगर वो गिर जाते हैं, कीड़ खा जाते हैं, तो फिर आने वाले दांत भी टेढ़े बिंगे होते हैं। तो प्राइमरी टीथ का एक तो मकसद आने वाले परमानेंट टीथ का जगह का तायन करना है, और चूंकि ये प्राइमरी दूध के दांत माँ की ग़िज़ा की वजह से आते हैं, इसलिए दूध का दांत कहा जाता है। परमानेंट दांत आने तक वो जगह स्पेस मेंटेन करते हैं, और परमानेंट दांत जब आते हैं तो वो चौड़े और लांबे बनिस्बत प्राइमरी दांत के होते हैं। वो क्यों चौड़े लांबे होते हैं कि दाढ़ जब बनता है, द मैंडिबुलर बोन दैट फॉर्म्स, जब बच्चा छोटा है तो वो दाढ़ छोटा होता है। बिल्कुल। लेकिन जब प्राइमरी दांत के बाद परमानेंट दांत आते हैं तो वो चौड़े होते हैं। तो ये दाढ़ की लंबाई, चौड़ाई और वर्टिकल हाइट मेंटेन करने में परमानेंट दांत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर ये परमानेंट दांत आने में अगर ताखिर हो जाए तो दाढ़ आगे पीछे हो जाता है। ओके। किसी का, आप गौर किए होंगे, किसी का नीचे का दाढ़ आगे हो जाता है, किसी का डिविएटेड होता है, किसी की माइक्रो चिन हो जाती है या छोटी ठुड्डी कहते हैं, जिससे शक्ल बिगड़ती है। इन तमाम के लिए परमानेंट दांत का मुकर्ररा वक्त पर बनना और ओरल कैविटी में आना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए हम कहते हैं चेहरे की साख्त खूबसूरती, दांत का डॉक्टर कहता है, ये परमानेंट दांत के ऊपर ही मुनहसर होती है। जितने अच्छे दांत रहेंगे उतनी अच्छी खूबसूरती, चेहरे की बनावट नज़र आएगी। जितने अच्छे दांत रहेंगे उतना अच्छा शख्स दांत चबा सकेगा, ग़िज़ा चबा सकेगा, हज़मी निज़ाम पर असर होगा तो उसकी ग्रोथ पीरियड भी अच्छी होगी, उसकी बनावट भी अच्छी होगी। अगर दांत सेहतमंद न हो तो जुमला सेहत पर बिल्कुल असरअंदाज होता है और जनरलाइज्ड वीकनेस होता है। यानी कहीं ना कहीं जो दांत हैं वो पूरी बॉडी के सिस्टम को चलाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत अहम किरदार, बहुत अहम इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं पूरे जिस्म की तवानाई, न सिर्फ जिस्म की बनावट बल्कि चेहरे की खूबसूरती। बिल्कुल, क्योंकि वो स्माइल भी उसी से आती है। और स्माइल, जब आदमी किसी के दांत अच्छे हों, मुस्कुराकर किसी गुस्से वाले की तरफ देख ले तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। बिल्कुल। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्कुराना आधा दीन है, हुस्नुल खल्क़ि निस्फ़ुद्दीन। अच्छी तरह बात कर सकोगे तो सामने वाला आपसे मुतासिर होकर वो आपका गिरविदा हो जाता है। सही। आपने बच्चों के दांतों में या बड़ों के भी दांतों में कीड़ का जिक्र किया अपनी इन बात में। जी, ये असल में कीड़ लगने की वजह क्या होती है, ये कैसे इससे हम बचा जा सकता है, वजह भी बताएं और इससे बचाव भी बताएं। वजह दांत का कीड़, एक चीज़ मैं सराहत कर देना चाहता हूँ जी। अल्लाह ताला इंसान के मुंह में ऐसा कोई जरासीम या कीड़ा नहीं दिया जो आँख को नजर आए। यानी कि ऐसा कोई कीड़ा नहीं है जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि हमारे दांत में दर्द था, कीड़ा आ गया था, हम फलाने एक क्वाक के पास, अनपढ़ के पास गए और जाकर कीड़ा निकाले, दर्द कम हो गया, और वो कीड़ा निकाल कर बताता भी है। ये सब हेरा फेरी है, यानी कहीं ना कहीं वो धोखा दे रहे हैं, नज़रबंदी कर रहे हैं, और हम गैर शऊरी तौर पर एक अनपढ़ जाहिल की बातों में आकर हमारे अच्छे खासे कुदरती दांत के इलाज में ताखिर करके उससे खो दे रहे हैं, बल्कि अपना वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के पास जाना वक्त की बर्बादी, ऊपर से उन लोगों के पास लंबी लाइनों में खड़े होना, और फिर वो ड्रामे करके और इस तरह से करके वो आपको बेवकूफ़ी बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये हमारा यकीन है, ईमान वाला कभी धोखा नहीं खाता जी। क्योंकि हमको यकीन है कि कभी हमने थूका है तो कभी हमें थूक में कीड़ा नजर आया नहीं आते। 60-70 साल की उम्र में कभी हमने थूका है तो अगर मुंह में कीड़ा कहीं ना कहीं होता तो किसी न किसी के
थूक में या मुंह से निकलने वाले लुआब में कीड़ा नज़र आता, ऐसा कोई कीड़ा मुंह में रखा नहीं है। हाँ, देयर आर 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, 30 मुख्तलिफ जरासीम हैं मुंह के लुआब के अंदर, जिसमें से कई फ़ायदेमंद हैं, कुछ नुकसानदेह हैं। तो ये जो नुकसानदेह बैक्टीरिया स्टाफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जो होता है, वो एक तुरशाई पैदा करता है, एसिड सीक्रेट करता है। जब हम रात को मुंह नहीं धोकर सो जाते हैं तो वो तुरशाई दांत के बैरूनी हिस्से, जिसे एनामिल कहा जाता है जी, ये जो हिस्सा है ये एनामिल है, ये सफ़ेद जो नज़र आता है हर एक को, ये एनामिल है। वो तुरशाई ये एनामिल को डीमिनरलाइज यानी गला देती है। ओके। जब गला देती है तो कीड़ की इब्तिदाई शिकल ऐसे काले धब्बे के नमूदार होने का हाल, यानी कि ये कहीं ना कहीं जो हम रात में मुंह अपना कुल्ली करके नहीं सो रहे हैं, खाना खाने के बाद वो खाना लगा रह गया, हाँ, वो नुकसान पहुंचा रहा है हमें। वो हजारों की तादाद में एक रात में मुंह के अंदर जरासीम को पैदा करता है। और जरासीम व्हेन दे स्टार्टेड ग्रोथ दे स्टार्ट सीक्रेटिंग एन एसिड को सीक्रेट करते हैं। तो उस एसिड के सीक्रेशन की वजह से कीड़ शुरू होता है काले धब्बे के शिकल में। ऐसा जब काला धब्बा मुंह में अंदर आप कभी ब्रश करते वक्त या आईने के सामने महसूस करते हैं, फौरी दांतों के डॉक्टर से रुजू होकर सिंपल सी फिलिंग की जाती है, यानी वो काले धब्बे को निकाला जाता है और वहाँ सीमेंट, कंपोजिट, ग्लास आइनोवर या सिल्वर फिलिंग की जाती है, जिससे फिर दोबारा दांत सेहतमंद हो जाता है। अगर उसमें ताखिर की गई तो यही कीड़ आगे डेंटिन, जो येलो दिख रहा है यहाँ पर जी, जब पीला पीला है, इसको डेंटिन कहते हैं। मसूड़े कहते हैं शायद। नहीं, मसूड़े तो यहाँ ऊपर ये है मसूड़े, अच्छा, अच्छा, पिंक वाले मसूड़े हैं जी। तो ये डेंटिन तक पहुँचता है। हाँ। तो इसके डेंटिन तक भी अगर हम उसका इलाज नहीं करवाए तो ये जरासीम अंदर जो रगें और ब्लड सप्लाई होती है वहाँ पहुँच जाता है। यानी हमारी ताखीर की वजह से इब्तिदाई वक्त में सिर्फ दांत के कीड़ को हम फिलिंग के ज़रिए से काबू पा सकते हैं, वरना ये कीड़ अंदर पहुंचकर शिद्दत की तकलीफ देता है, क्योंकि नर्व टिश्यू और ब्लड में पहुंच जाता है, रगें मुतासिर होती हैं। तब भी जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके कुदरती दांत को बचा सकते हैं। कुदरती दांत को निकालने में बिल्कुल जल्दबाजी मुनासिब नहीं है। हाँ, क्योंकि आजकल देखते हैं कि थोड़ा सा दर्द होता है तो बहुत सारे डॉक्टर भी इसमें कहीं ना कहीं वो मरीज को मतलब और परेशान कर देते हैं। तो वो परेशान होता है और परेशान कर देते हैं कि नहीं, इसको निकालना ही पड़ेगा, यही इसका हल है। मरीज भी कह देते हैं कि ठीक है, निकाल दीजिए। जी, एज ए प्रोस्टोडोंटिस्ट और एक प्रोफेसर होने के नाते मैं नाजरीन से हमेशा यही कहता हूँ, दांत अल्लाह की एक अनमोल नेमत है, बिल्कुल, और उसको निकालने में जल्दबाजी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हत्ता कि अगर मुंह का क्राउन जो दांत नज़र आता है वो भी टूट गया, अगर सिर्फ जड़ भी इसकी मजबूत है उसको भी निकालने में जल्दबाजी मुनासिब नहीं है। जड़ को वहीं रख कर क्लीन करके रूट कैनाल ट्रीटमेंट और पोस्ट के ज़रिए से दोबारा हम कुदरती दांत पर ही मसनवी दांत कुदरती दांत की तरह पाइवस कर देते हैं, क्राउनिंग कर देते हैं। ओके। तो निकालने में जल्दबाजी बिल्कुल नामुनासिब है। अच्छा, आजकल एक बहुत आम हो गया है, दांतों पे पीलापन अक्सर देखने को मिलता है ज़्यादातर लोगों के, हालांकि वो सुबह शाम ब्रश कर रहे होते हैं फिर भी उनके दांतों में पीलापन होता है। और कुछ दांत जो दांतों के बीच में फंसे होते हैं, अक्सर वो वाले दांत ज़्यादा पीले हो जाते हैं। इसके सही रीज़न क्या है, क्यों ये पीले होते हैं, और इसका तरीका क्या है कि इससे बचा जा सके? एक्चुअली दांत के धब्बे जो होते हैं, डिस्कलरेशन की दो वजह हैं जी। एक वजह है ये आपके ब्रश करने का गलत तरीका। अच्छा। ब्रश अगर सही ढंग से नहीं किया जाता तो दांतों पर धब्बे पहुंचते हैं, जिसको एक्सटर्नल स्टेन्स कहते हैं, बैरूनी धब्बे। इसको हम स्केलिंग और पॉलिशिंग के ज़रिए से बैरूनी धब्बों को बहुत आसानी से हटा दे सकते हैं और वो दोबारा दांत फिर से चमकने धमकने लगता है। अगर दांतों के बीच के कुछ हिस्से में जिसके दांत कुछ टेढ़े हैं तो अगर पिलसाट हो जाती है, पीलापन आ जाता है,
तो उसको भी स्केलिंग के ज़रिए से दूर किया जाता है। लेकिन एक अंदरूनी धब्बा होता है, इंटरनल स्टेन्स। अच्छा। इंटरनल स्टेन्स की एक अहम वजह, हम पैदाइशी जिस इलाके में रहते हैं, 11 साल की उम्र तक जो पानी हम पीते हैं, अगर उस पानी में फ्लोरीन का मादा ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में वो फ्लोरीन का इस्तेमाल दांत की बनावट पर असरअंगेज होता है। तो धब्बे अंदर से कुदरती तौर पर डार्कनेस और डिस्कलरेशन और येलो बैंड्स ऑफ द टीथ वो होते हैं, उसको हम सफाई वगैरह से दूर नहीं कर सकते। दूसरी अहम वजह, माँ के पेट में जब बच्चा बनता है, जिनीन में कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो माँ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वो कैप्सूल्स वगैरह जैसे टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स हैं, वो अगर माँ खाती है इलाज के दौरान, तो वो धब्बे की शक्ल बच्चे के ग्रोथ में आ जाती है। ओके। वो इंटरनल स्टेन्स है। तो माँओं को चाहिए जब कभी हम दांत के डॉक्टर से रुजू हों या कोई भी डॉक्टर से रुजू हों, अगर हम बुखार, सर्दी, ज़ुकाम वगैरह जो दूसरी बीमारियों में आम तौर पर कभी जाने अनजाने में हम मुब्तला हो जाते हैं, तो उन्हें बताएं कि आई एम प्रेग्नेंट, आई एम कैरिंग। तो डॉक्टर वो दवाई नहीं तजवीज़ करता, ही विल नॉट प्रेस्क्राइब द मेडिसिन विच कॉजेज द डिस्कलरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टीथ्स। आपने जिक्र किया कि सही तरह से ब्रश नहीं करते हैं हम लोग, ये हमारे गलत तरीका है। असल में सही तरीका क्या है? सही तरीका दांत के ब्रशिंग का, दरअसल दांत में पेस्ट से ज़्यादा ब्रश का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अच्छा। सिलेक्शन ऑफ द ब्रश ये डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है, किसी को मीडियम, किसी को सॉफ्ट, किसी को अल्ट्रा सॉफ्ट या किसी को हार्ड। जब हम पेस्ट लेते हैं तो ये दांत के पेस्ट को ये कोने से ये कोने तक पेस्ट ले लिया जाता है। बिल्कुल। फिर उंगली से उसको अंदर पेस्ट को ब्रिजल्स के अंदर दबा देना चाहिए। अच्छा, मतलब जो पेस्ट ऊपर लगा है ब्रश के उसको अंदर कर देना चाहिए। फिर जब हम ऊपर के दांत ब्रश करते हैं तो ये दांत और मसोड़े के बीच में रख कर ये 45 डिग्रीज एंगुलेशन से अबव डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश करते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश किया जाता है, पीछे तक, ऊपर से नीचे की तरफ, इधर भी। नीचे के दांत जब हम ब्रश करते हैं बिलो अपवर्ड्स 45 डिग्रीज एंगुलेशन में रखकर नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरह बस। और ये जो अक्लूजल सरफेस है जहाँ बिलउमूम कीड़ होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं, खाने की अशिया फंसती हैं, तो इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रोक, आगे और पीछे 6 से 7 मरतबा सीधी जानिब, बाएं जानिब, और इसी तरह ऊपर के दांत पे भी आगे और पीछे हम इस तरह ब्रश करना चाहिए। तो तब जाकर हमारी ब्रशिंग टेक्निक सीखी होती है। और उमूमन हम आम तौर पर ये देखते हैं कि ब्रश के लिए सिर्फ सुबह ही ज़्यादा इंसिस्ट किया जाता है। ब्रश का एक्चुअली ज़्यादा इफ़ेक्ट रात के वक्त है। ओके। रात में खाना खाने से पहले, तो खाना खाने के बाद खुसूसन सोने से पहले ब्रश कर लेना। इसलिए हम एक नारा लगाते हैं, ब्रश ट्वाइस ए डे, कीप डेंटिस्ट अवे। क्योंकि जो दिन भर हमने खाया पिया है वो सब रात में अगर हम साफ करके सोएंगे तो जो मुंह में जो भी फसाद होता है रात में, जब मुंह बंद रहता है तो खाने वाली अशिया जब मुंह में फंसती हैं, तभी तो डेंटल कैरियस का प्राइमरी कॉज होता है। तो कहीं ना कहीं ये रात का ब्रश करना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम जिक्र कर रहे थे अक्सर बहुत सारे लोगों के जो है दांतों में मतलब जैसे आपने जिक्र किया था कि एसिड बनने लगता है और फिर वो दांत उनके गलने लग जाते हैं। अक्सर दहाड़ों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वो गलने शुरू हो जाते हैं और फिर दहाड़ को बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। इन कंडीशंस में क्या करना चाहिए मरीज़ को? और आजकल देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा दाढ़ में दर्द हो रहा है या कहीं और दर्द हो रहा है, ऐसे ही मेडिकल पे गए और दवाई ले ली, तो वो कितनी सही है? नहीं, एक्चुअली दांत अल्लाह की नेमत है। बिल्कुल। उसको फिर से मैं दोहराता हूँ, उसको निकलना में जल्दबाजी मुनासिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता दांत अगर निकालना ज़रूरी लाजमी हो जाता है तो जब ज़ख़म सूख जाता है तो दांत की तब्दीली, मसनवी 2 दांत लगाए जाते हैं, उसमें कई अक़साम हैं। सबसे पहले इनिशियली डेंटल साइंस रिमूवेबल डेंचर दिया करती,
यानी निकाल के लगाने वाला दांत, हर खाने के बाद निकालें, धोकर फिर से लगा लें, इसका रिवाज हुआ करता। उसके बाद फिक्स डेंटिस्ट्री आई, यानी आगे पीछे के दांत से सपोर्ट लेकर वहाँ दांत पर एक ब्रिज लगा दिया जाता है। इसके दो फायदे हैं, एक तो दांत के बीच की सांध बंद हो जाती है, दूसरा आजू बाजू के दांत अगर वो मुतासर हैं तो उनकी भी लाइफ एनहांस हो जाती है, यानी उनकी भी हयात बढ़ जाती है। तो ये हुआ फिक्स्ड वाला। फिक्स वाले में अलग अलग किस्म में, पहले सिर्फ मेटल का बनाया जाता था, उसके बाद मेटल चीनी आई, मेटल विथ सेरामिक, जिसे हम PFM पोर्सलेन फ्यूज टू मेटल कहते हैं। अब नई इजाद में DMLS, यानी एक ऐसा कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एडेड मैकेनिज्म इजाद हुआ है जो बिल्कुल हल्का फुल्का होता है और लंबे अरसे तक उस पर बोझ डालकर खाया जा सकता है। अच्छा। हाँ, और सामने वाले दांत में चूंकि मेटल सामने वाले दांत के मसोड़े को मुतासिर कर सकता है, तो इसीलिए सामने वाले दांत में मेटल फ्री सेरामिक, यानी पूरा सेरामिक का ही बना हुआ, जिसे ऑल सेरामिक या जिरकोनिया कहते हैं। जिरकोनिया में भी कई अक़साम हैं, जो सबसे बेहतर होता है लावा या प्रीमियम या क्लासिक या ट्रांसलूसेंट या मोनोलिथ वगैरह वगैरह, अलग तो अलग अगर इन दांतों को कोई लगवाता है तो उसकी एज असल में कितनी हो जाती है? मतलब क्या ये अच्छे लंबे अरसे तक चलते हैं ये वाले दांत? हाँ हाँ हाँ, कुदरती दांत जो मादा इस्तेमाल हो रहा है, यह एक चीज़ मैं फिर से कहना चाहता हूँ, लोग उसके कॉस्ट को फैक्टर बनाकर ऐसे क्वैक्स के पास जाते हैं जो बिल्कुल कम रेट में जहरीला मादे से मुंह के अंदर दांत चिपका देते हैं, जिसको सेल्फ क्यूर एक्रेलिक रेजिन के ज़रिए से चिपका कर कहते हैं ये फिक्स दांत है। नौजुबिल्ला, ये जो तुरशाई, ये जो मादा होता है जो सेल्फ क्यूर एक्रेलिक रेजिन का होता है, लंबे अरसे तक मुंह में चिपका हुआ रहना खुद एक जहर है। तो इनिशियली अगर ये लंबे अरसे तक ये क्वैक्स जो सो कॉल्ड गैर मस्तनद दांत डॉक्टर्स जो होते हैं, अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, वो जो तरीक़ा इलाज करते हैं, उससे लंबे अरसे तक अगर कुछ हफ्ते या कुछ महीने भी अगर वो दांत मुंह में रहा तो उसमें से ब्लीडिंग शुरू होती है। ब्लीडिंग जब शुरू होती है तो उसके नीचे फोड़ा बन जाता है। जब फोड़े तक भी उस दांत को अगर ध्यान या तवज्जो नहीं दी गई तो अल्लाह हमें हमारी हिफाजत करे। हम दवाखाने उस्मानिया में देखते हैं ऐसे क्वैक्स के ज़रिए से बनाए हुए दांतों की वजह से पढ़े लिखे लोग भी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी में मुब्तला होते हैं। तो इसलिए दांत के इलाज में जो मादा इस्तेमाल हो रहा है वो मादा बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। इसलिए जापानीज़ के, जर्मनी के दांत या इटाली के दांत होते हैं और ये दांत लंबे अरसे तक, जब तक अंदर के कुदरती दांत महफूज रहें, इसको कोई असर नहीं होता। यानी बाज़ पेशेंट तो 10-10, 15-15 साल तक भी बेहतरीन तरीक़े से उसको साफ़ सुथरा रख कर खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। दांत का हमने जिक्र किया था कि दांतों से बहुत सारी बीमारियां भी जुड़ी हुई हैं और दांतों से हर सेहत का राज भी असल में दांत ही हैं। अगर हम दांतों की सही सेहत नहीं रखेंगे तो इनसे और बॉडी के कितने ऑर्गन्स को ये ज़्यादा मतलब मुतासिर करता है, इसका क्या नुकसान होता है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, सबसे पहले दांत जिस्म की जो बीमारियां होती हैं, ख़ास कर शक्कर की बीमारी का असर, जिसे डायबिटिक कहते हैं, उसका असर पहले जिस्म में होने से पहले मसूड़ों और दांत पर नज़र आता है। अच्छा। शक्कर की बीमारी वाले मरीज़ के दांत इनिशियली थोड़े थोड़े हिलने और ब्लीडिंग होने लगती है। ओके। तो कई मर्तबा ऐसा होता है मरीज़ जानता ही नहीं, दांत के दर्द के लिए दांत के इलाज डॉक्टर के पास आता है। जब उसकी तशख़ीस या इन्वेस्टिगेशन हम CBP, CTBT या RBS वगैरह लिखते हैं तो रिपोर्ट के साथ ये चीज़ मरीज़ को मालूम होती है कि हाँ, मैं
शक्कर के मर्ज से मुतासिर हो, यानी कि मुझे शुगर शुगर हो गई है। जी। तो शुगर का सबसे पहले असर दांत और मसूड़े पे होता है। ओके। तो शुगर को कंट्रोल करना दांतों के मर्ज पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। और कई मरीज़ ये कहते हैं हमारी शुगर तो कंट्रोल में है, फिर भी ऐसे क्यों हो रहा है, वो तशवीश में मुब्तला होते हैं। शुगर कंट्रोल होना सिर्फ वहाँ और अग्रीवेशन फैक्टर नहीं हो रहा है, यानी डॉक्टर दांत और ज़्यादा मुतासिर नहीं हो रहे हैं। तो शुगर कंट्रोल करने से दांत पर मुकम्मल छुटकारा मिलना ये नामुमकिनात में से है। तो इसलिए शुगर से जो नुकसान होता है वो तो होता ही, गैर शऊरी तौर पे होता ही रहता है। फिर भी कंट्रोल करने से कुछ हद तक दांतों में कुछ अरसे के लिए बेहतरी ज़रूर पैदा होती है, लेकिन शुगर दांत के लिए एक बहुत गैर फ़ायदा बख्श मर्ज़ है। दूसरी चीज़, दांत के अमराज, फोकाई ऑफ इन्फेक्शन मुंह तक महदूद नहीं होते। ये इन्फेक्शन खून के ज़रिए से जिस्म के उन आज़ा को मुतासिर करता है। द फोकाई ऑफ इन्फेक्शन दैट गोज़ टू द सर्कुलेशन, खून के बहाव से ये दिल के शरियान और वॉल्स को मुतासिर करता है। वॉल्स के बीच में जाकर ये फोकाई ऑफ इन्फेक्शन वेजिटेशन पहुंचाकर खून का बहाव जो दिल के लिए होता है उसको कम करता है। तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की वजह बन रहा है। जी जी जी, जिसको हम डॉक्टर्स कहते हैं सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ये इसकी ख़ास वजह मुंह के अमराज पर कंट्रोल नहीं पाना, जिसकी वजह से ये दांत मुतासिर होते हैं। तो हार्ट अटैक जो होता है, क़ल्ब पर हमला, उसकी एक अहम वजह मुंह के और दांत के अमराज है। इसके अलावा आँख मुतासिर होते हैं, गुर्दे मुतासिर होते हैं, और जिस्म का वो हिस्सा जहाँ ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर अगर ऑपरेशन के बाद ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाया, मुंह का माहौल साफ़ सुथरा नहीं रहा, तो फिर से दोबारा वो अज़ू को मुतासिर करता है।